everyone, this is Preeti on our YouTube channel. I am here with my subject that is Business Correspondence and Reporting, which is the part of basic foundation of CA. In my previous class, we had discussed about what is communication, its process and different types of communication. Today we will learn about different networks in communication. So guys, let's start. आज की क्लास के अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हमारे नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। हमने डिस्कस कर चुके थे कि हमारे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब वो टाइप्स जो हम फॉलो कैसे कैसे किन किन नेटवर्क्स में करवाने हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास नेटवर्क इन कम्युनिकेशन में जो सबसे पहले कम्युनिकेशन आता है वो है वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि वर्टिकल कम्युनिकेशन भी होता है जिसके अंदर आप अप टू डाउन एंड डाउन टू अप कम्युनिकेट करते हो। तो यहाँ पे हमारा जो वर्टिकल नेटवर्क जाएगा उसके अंदर क्या जाएगा कि आप एक सुपरवाइजर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है और आपका सबॉर्डिनेट जो है वो अपने सुपरवाइजर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल नेटवर्क। इसके अंदर कोई भी जो है बीच में बैरियर नहीं होता, ये डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसी वजह से इस नेटवर्क को वर्टिकल नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्किट नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क के अंदर क्या है कि यहाँ पे हमारा जो सुपरवाइजर है या फिर कोई भी हेड है वो अपना मैसेज कन्वे करता है। मैसेज करने के लिए हमने आपको बताया था कि स्टेप्स कौन कौन से माइंड में रखते हैं। एक सेंडर जो होता है वो मैसेज राइट अप करता है, ट्रांसमिट करता है और उसके बाद वो जो है रिसीवर को सेंड कर देता है और फिर रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है। यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, हम यहाँ पे मैंने ऐसे करके इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या ये सही होगा? नो, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नेटवर्क, हालांकि काम दोनों में सेम है कि आपका सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट से काम करवा रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका नाम है सर्किट नेटवर्क। दैट मीन्स इसको याद करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, सर्किट से बना है सर्कुलर। मतलब क्या, एक सर्कुलर पास आउट होगा। एक बिजनेस जो है या कोई भी फर्म है उसके अंदर एक सर्कुलर पास होता है। ये रिटर्न फॉर्म में होगा। जो आपका सुपरवाइजर है वो एक रिटर्न फॉर्म पास आउट करेगा। डिफरेंट मेल्स भी होती हैं। इसका पार्ट जो है वो मान लो उसने मेल सेंड कर दी, मैसेज जो है वो सेंड कर दिया बी के पास और फिर बी ने क्या किया, फीडबैक को मेल के थ्रू ही दिया, डायरेक्ट उसको नहीं बोला। यहाँ पे आप फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीज माइंड में रखनी है कि एक सर्कुलर होगा, एक प्रोसेस होगी जो फॉलो करनी है। जस्ट लाइक कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल के अंदर एक टीचर जो होता है उससे हेडमास्टर जो होता है वो क्या करता है कि एक सर्कुलर पास करता है कि आपकी क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, आप उनका एक बायोडाटा जो है वो तैयार करके दो। इस चीज के लिए वो टीचर को जो है बुलाता नहीं है वहां पर, और वो सर्कुलर जो होता है वो प्यून के हाथ भिजवाता है और वो उसको देखते हैं और वो उसके नीचे साइन कर देते हैं। वो साइन जो है वो भी एक फीडबैक का काम करते हैं कि जो हमारे सेंडर ने मैसेज दिया था वो हमने रिसीव कर लिया और फीडबैक दे दिया है कि हम उसके ऊपर काम करेंगे, और जैसे ये बायोडाटा तैयार होता है वो रिटर्न फॉर्म में हम हमारे सुपरवाइजर के पास पहुंचा देंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें एक सर्कुलर घूमता है और इसके अंदर आप डायरेक्ट जो वर्टिकल जो नेटवर्क था यहाँ पे मैंने बात की थी, तो इसके अंदर आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो सर्किट नेटवर्क ये आपका सही माना जाएगा और इसको गलत, क्योंकि ये आपका कौन सा है, वर्टिकल नेटवर्क, नॉट द सर्किट नेटवर्क। होप सो इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क के अंदर क्या है कि आपको पता है कि चेन जो होती है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारा जो सुपरवाइजर है यहाँ पर है वो बात कर रहा है बी और डी, मतलब यहाँ पे ये दो पैरेलल जो है एक ही जैसी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है हमारा सुपरवाइजर कम्युनिकेट कर रहा है दोनों से, लेकिन इसके बाद जो है वो डायरेक्ट इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो कम्युनिकेट इनसे नहीं कर रहा क्योंकि इनसे कम्युनिकेट कर रही है बी और डी अपने से नीचे वालों के साथ। तो यहाँ पर आपका चैन नेटवर्क कैसे बना है, आपको चैन नेटवर्क को कैसे फोकस रखना है कि जो आपका सुपरवाइजर है वो अपने अंडर जो है दो सेम पोस्ट के लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो मतलब सर्कुलर पास करके भी हो सकता है, डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकता है। और उसके बाद बी और डी अपने अंडर जो काम कर रहे हैं
उनको देखते हैं कि उन्हें कैसे बताना है, जो मैसेज उनको ऊपर से मिला है वो उसको कैसे फॉर्मुलेट करके बताते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक नेटवर्क जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल नेटवर्क हो गया हमारा, सर्किट नेटवर्क हो गया, चेन नेटवर्क हो गया। इन चीज़ों को फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करवा रही हूँ मैं आपको, बता रही हूँ कि वर्टिकल नेटवर्क के अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाता है, रिटर्न भी हो जाएगा नो डाउट, बट यहाँ पे क्या होगा कि एक डायरेक्ट सुपरवाइजर से सबॉर्डिनेट तक का जो है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। सर्किट नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि कोई सर्कुलर पास आउट होता है, मतलब रिटर्न फॉर्म में ज़्यादा होता है, 99% चांस जो होते हैं वो होते हैं रिटर्न फॉर्म के अंदर। इसी वजह से उसको सर्किट नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक सर्कुलर पास आउट होता है जो कि मैसेज कन्वे करता है आपके रिसीवर के पास और रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को। इसमें हम वर्टिकल नेटवर्क को इंक्लूड नहीं कर सकते, ये प्रॉपर गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में क्या है कि आपका जो सुपरवाइजर है वो डायरेक्ट एक जैसे, मैं इसका एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। सपोज ये कंपनी है, इसके अंदर आपका जो सुपरवाइजर है उसके अंदर दो मैनेजर बैठे हुए हैं, एक प्रोडक्ट मैनेजर है, एक कंटेंट मैनेजर है जो कंटेंट को तैयार करवा रहा है, एक वो मैनेजर, और एक प्रोडक्ट निकालने वाला मैनेजर, मतलब दोनों की वो मीटिंग लेगा। अब उनके नीचे जो भी वर्कर लगे हुए हैं उनसे बात करेंगे ये दोनों, क्योंकि ये दोनों मैनेजर हैं, इनसे बात कर लिया आपके सुपरवाइजर ने। अब उनके नीचे जो वर्कर लगे हुए हैं इनसे ये बात करेंगे कि वो उनको कितने टाइम तक उनसे काम लेंगे, कैसे उनको पे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये इनसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर आपके सुपरवाइजर को इनसे कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ पे क्या कैसे डील हुई है, बी और डी ने आपके ई और सी के साथ कैसे डील किया है। और ये भी इनकी भी अगर कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ भी होती है तो ये नेक्स्ट सिर्फ यहाँ तक अपनी बात रख सकते हैं, ये डायरेक्ट जो है सुपरवाइजर तक अपनी बात नहीं पहुँचा सकते। वर्टिकल नेटवर्क देख चुके हैं, सर्किट नेटवर्क, चेन नेटवर्क। अब हम देखेंगे व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। इसकी फॉर्मेशन देखने से हमें समझ आ रहा है कि इसकी जो फॉर्मेशन बनी हुई है वो एक व्हील टाइप है। मीन्स कि इसके अंदर आपका क्या है, एक सुपरवाइजर है, सबॉर्डिनेट है, वो ये आपके सारे सबॉर्डिनेट है, ये सुपरवाइजर है, ये सबको क्या कर रहा है, पास कर रहा है इंफॉर्मेशन, जो भी इसको चाहिए मैसेज पास कर रहा है ये सबके पास। अब ये डायरेक्ट इनसे बात कर रहा है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट हैं, ये सबसे बात कर रहा है। उसके बाद ये सब डायरेक्ट इसको जो है रिप्लाई कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं अपना। इसके अंदर अगर एक फॉर्म को याद रखें, जस्ट लाइक कि अगर मुझे ए बी को याद रखना है तो यहाँ पे इतना सा करने से हमें पता चलता है कि हमारा वर्टिकल नेटवर्क है जिसमें डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और अगर हम इसको कंप्लीट को देखें तो हमारा समझ में आ रहा है कि व्हील स्पोक नेटवर्क काम कर रहा है, मतलब एक व्हील की फॉर्म में है जो जिसके अंदर आपका सुपरवाइजर जो है वो डिफरेंट सबॉर्डिनेट के साथ बात करें। इसके अंदर ये नहीं होता कि एक पैरेलल पोस्ट होनी चाहिए किसी की, इक्वल लेवल होना चाहिए, नहीं। इसके अंदर वो फोर्थ क्लास से भी बात कर सकता है, थर्ड क्लास से बात कर सकता है, मतलब इसके अंदर वो कंप्लीट किसी से भी बात कर सकता है। इसके अंदर बस एक चीज़ की आपको याद रखनी है, वो ये रखनी है कि इसकी व्हील फॉर्म होती है कि मतलब आपका जो यहाँ पे सुपरवाइजर है वो सबसे डायरेक्ट कभी भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। और इसका मतलब इसमें एक डिफॉल्ट जो हम बोलते हैं या फिर लिमिटेशंस बोल सकते हैं, मतलब एक कोई भी बिजनेस है, किसी भी फर्म के अंदर एक काम चल रहा होता है, सपोज अगर किसी के अंदर कुछ गुटबंदी हो जाती है, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हम जो है हमारे सुपरवाइजर को इस तरीके से परेशान कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका सुपरवाइजर एक एक को पर्टिकुलर किसी से मीटिंग करता है, बात करता है और एक एक से जान लेता है कि क्या कुछ उनके बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे जो है एक सुपरवाइजर उस चीज़ का बेनिफिशियल रहता है कि वो डायरेक्ट सबसे कम्युनिकेट करता है, सबको वो जो है जानता है कि उससे कैसे बात करना है, उससे कैसे इंफॉर्मेशन गेन करनी है। इसके अंदर जनरली ये तो चलो मैंने एक जो फॉल्ट बताया, लिमिटेशन बताई है, लेकिन इसका एक जो हमें एडवांटेज मिलता है वो ये भी होता है कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स जो बने होते हैं वो डायरेक्ट अपनी बात जो है सुपरवाइजर तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन इस नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्ट अपनी बात, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो भी वो डायरेक्ट डिस्कस करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है और कुछ वो सजेशन देना चाहते हैं कंपनी फर्म के लिए, तो वो डायरेक्ट अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तो these all kind work had been done in wheel and spoke network. Next is star network. Star network हमने व्हील एंड स्पोक नेटवर्क देखा जिसकी व्हील जैसी फॉर्मेशन है। हमारे वर्टिकल में भी यही था कि एक वर्टिकल फॉर्मेशन बनी हुई थी। सर्किट में हमने बताया था कि एक सर्कल जो है वो पास आउट होगा। चैन में भी हमने बताया था कि इस तरीके से चैन पास आउट हो रही है।
व्हील एंड स्पोक में भी हमारा जो व्हील टाइप है वो सब निकल के आ रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क मतलब इसकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार नेटवर्क जैसे निकल के आ रही है, स्टार जो है उसकी तरह। यहाँ पे क्या है कि एक फर्म के अंदर चाहे वो किसी भी लेवल में हो, यहाँ पे क्या था कि एक सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा था। यहाँ पे चाहे वो किसी भी पोस्ट से हो, कोई भी हो, इन साइन से आप समझ सकते हो कि सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कोई किसी के साथ टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई किसी के साथ सर्कुलर कर रहा है, कोई इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सारे के सारे नेटवर्क जो है वो क्लूड होते हैं। मतलब जैसे अगर हम सिर्फ इनको देखें तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि एक वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रहा है। और अगर हम सपोज इन तीनों को देखते हैं तो नेचुरल है कि इन तीनों तक जो है वो एक ही टाइम पे डायरेक्ट वर्टिकल नेटवर्क जो है वो काम नहीं कर सकता, तो उसने या तो सर्कुलर जो है वो पास आउट करवाए तीनों में ताकि वो जो है बात यहाँ पर आ जाए। और अगर फिर वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है तो एक चेन बन रही है। अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं, इस पॉइंट से देखते हैं, तो ये एक चेन बन के आ गई है और ये आगे जो है इस तरीके से यहाँ पे पास आउट हो रही है। तो यहाँ पर ये चेन भी बन गई। और लास्ट में फिर जो व्हील है, व्हील आपका अलग है क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग सबॉर्डिनेट से काम करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आपका सबॉर्डिनेट हो या सुपरवाइजर हो, सभी एक दूसरे के साथ किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट नेटवर्क के बारे में बताया। वर्टिकल क्या होता है, सर्किट नेटवर्क क्या होता है, चेन नेटवर्क क्या होता है, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क एंड स्टार नेटवर्क। आफ्टर डिस्कसिंग नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, अब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं वो हमें माइंड में रखनी है, या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन था। उसके लिए यहाँ पे हमें क्या याद रखना होगा, क्या ध्यान में रखना होगा, क्लियर, कि आप जब भी किसी से भी कम्युनिकेट करो, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, ऑल थिंग्स शुड बी क्लियर। सब कुछ जो है आपकी वो क्लियर होनी चाहिए। आपकी वॉइस, इंटोनेशन, कुछ भी हो वो सब कुछ जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर जब आप क्लियर अपने मैसेज को कन्वे करते हो, दैट मीन्स कि सामने वाला जो रिसीवर है वो भी जल्दी आपको फीडबैक देगा उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, शुड बी क्लियर, कि आप जब भी किसी से कुछ भी कम्युनिकेट करो तो वो क्लियर होना चाहिए। फिर आता है कॉन्साइज। कॉन्साइज को इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल क्या होगा कि हम देखते हैं कि हम हमारा लॉट्स ऑफ टाइम जो है कहीं पे भी एक जगह नहीं लगाते। हमें क्या चाहिए कि हमें थोड़े टाइम में रेलिवेंट मटेरियल चाहिए। दैट मीन्स कि कॉन्साइज, कॉन्साइज का मतलब क्या होता है, ब्रीफली, कि आप जो भी बात कहना चाहते हो उसको टू द पॉइंट बोलो। अगर आप उसको ज़्यादा लंबा खींच कर बोलोगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इफेक्टिवनेस होकर बोर्ड क्रिएटनेस कर देगा। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो भी कम्युनिकेशन हो, जिससे भी बातचीत करो, हमारे जो सेंटेंस है शुड बी ब्रीफ, छोटे होने चाहिए। हम कॉन्साइज को यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमारे जो कम्युनिकेशन है वो ब्रीफ होना चाहिए। जितना शॉर्ट होगा वो मैसेज उतनी ही जल्दी उसके फीडबैक आने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर आता है आपका कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मीन्स क्या है कि आप जो बात कहना चाहते हो उसके अंदर, मतलब आप बात को चाहे लंबा कहो या छोटा कहो, अगर उसके अंदर जो बात एग्जैक्टली जो मैसेज आप एग्जैक्टली कहना चाह रहे हो वो आपने नहीं कहा तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। जस्ट सपोज कि अगर आप फ़ोन पे बात करो, किसी से बात कर रहे हो, हाँ तुम कैसे हो, उसने जवाब दिया मैं ओके हूँ, आपने हाय हेलो या 100 तरह की गॉसिप करने में आपने टाइम लगा दिया, लेकिन जो आपने मेन बात करने के लिए फ़ोन किया था वो बात उससे नहीं की, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो आप जब भी किसी से भी कुछ भी बात करो तो उसके अंदर एक कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए कि आप जो है उसके अंदर आप एक रेलिवेंट मैसेज जरूर कन्वे करें जिससे भी आप बात करें। उसके बाद है कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स क्या होता है कि आप अपनी बात जब भी किसी से कहें उसके अंदर आपको एक पूरी तरह से ग्रामेटिक जो भी प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, उसको ध्यान रखना। वो लैंग्वेज है, आप अगर किसी से मान लो कोई हरियाणवी बोलता है, अच्छे से बोलता है, आप उसके सामने हरियाणवी ही बोल रहे हो, लेकिन अगर आपने हरियाणवी के अंदर भी ना कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर दिए, मतलब आपने हरियाणवी के अंदर भी कुछ राजस्थानी, मारवाड़ी कुछ भी आपने उसमें मिक्स कर दिए, तो वो एक तरह से कोहेरेंट नहीं है। उन सब के अंदर एक संगतता नहीं बनी, मतलब आप उसको कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाओगे। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि जब आप सामने वाले से बात करो तो उसके अंदर एक लय होनी चाहिए,
तुकबंदी होनी चाहिए कि पर्टिकुलर, जैसे हम कोई टेंस भी लिखते हैं, टेंस बनाते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से अगर उसका एक तुकबंदी है, उसकी एक लय है बात करने की, अगर वो नहीं है तो हमारा मैसेज जो है वो सामने वाले के पास कम्युनिकेट नहीं होता, कहीं ना कहीं वो इफेक्टिवनेस जो है वो खत्म हो जाती है उसकी। फिर एक कंप्लीट, कंप्लीट के अंदर क्या है, कॉनेट में मैंने आपको बताया कि प्रॉपर पिच और टोन आप जो है वो ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे यूज करनी है। उसके बाद जो है आपका कंप्लीट, आप कंप्लीट क्या करेंगे कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉन्क्रीट में रेलिवेंट मैसेज शुड बी देयर, और कंप्लीट के अंदर क्या है कि आप अगर किसी से बात करें, जस्ट सपोज कि आपने किसी से बात की, बात करते करते आपको सडन कोई दूसरी कॉल आ गई और आपने उसको ये नहीं बताया कि मैं दूसरी कॉल पर जा रहा हूँ, अब क्या कर रहे हो आप, एक कान से दूसरा फोन अटेंड कर रहे हो, एक से दूसरी कॉल अटेंड कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि आप उसको रिप्लाई कर रहे हो तो सामने वाले को लग रहा है मुझसे बात की जा रही है, आप दोनों से बात कर रहे हो, आपने ना उसको बताया कि मैं किसी और के साथ भी कॉल पर हूँ ना उसको, तो दोनों के बीच में क्या हो गया कि वो बात कंप्लीट नहीं हुई, वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, वो दूसरे वाले मैसेज को कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक से बात करो, उससे कंप्लीट बात ओवर होने के बाद ही दूसरी कॉल अटेंड करो, और सपोज के बीच में दूसरी कॉल अटेंड करनी ज़्यादा ज़रूरी है तो फर्स्ट वाले को कंप्लीट बोलो कि ऐसा है, मुझे अभी दूसरी कॉल अटेंड करनी है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप जब सामने वाले से बात करो तो आपकी बात जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उसके अंदर आपको कंप्लीटनेस नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो जो आपका कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। फिर आता है कर्टियस वर्ड। कर्टियस वर्ड्स आपको पता है कि एक तरह से हिंदी में अगर हम बोले तो अलंकार का काम करते हैं, मतलब अगर आप किसी से बात करते हो उसके अंदर अगर आपने कर्टियस वर्ड यूज किए तो वो आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाता है। जस्ट लाइक कि हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं जिसमें हमें फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हम लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड टीचर्स, वो रिस्पेक्टेड वर्ड जो है वो अपने आप एक कर्टियस वर्ड है। मतलब हम जब किसी को एक पूरी तरह से एक संबोधन सामने वाले इंसान का अच्छे से करते हैं, जैसे हमने हमारे फ्रेंड को भी लिखना है, जैसे हमने लिख दिया समवन, डियर वन, हम ये वर्ड्स जब यूज करते हैं तो सामने वाले को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए इन वर्ड्स को यूज कर रहा है। तो दीज वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन। अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। जस्ट लाइक कि अगर एक टीचर है वो सामने अपने स्टूडेंट्स को रोल नंबर से बोलता है कि रोल नंबर दिस, यस, हाँ जी, ये बताओ मुझे क्या है, और एक वो उसका नेम लेके बोलता है, तो कहीं ना कहीं उसको स्पेसिफिक ये लगता है कि उस टीचर को मेरा नेम याद है तो मुझे कल से और अच्छा परफॉर्म करना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती है कर्टियस वर्ड, हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी पीठ थपथपा दी, यस शाबाश बहुत अच्छा किया, तो यहाँ पे उसके लिए मतलब यहाँ पे एक नॉन वर्बल कर्टियस वर्ड यूज हुआ कि उसकी पीठ थपथपा दी आपने, और कर्टियस वर्ड्स में क्या हो जाएगा कि आप उसका नेम लो इंस्टेड ऑफ देयर रोल नंबर। फिर नेक्स्ट है लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी मानी जा सकती है जब आप उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनोगे। अगर आपने सपोज कि आप बात कर रहे हो फोन पे, आप फोन पे बात करते हो, ध्यान आपका चार तरह के काम में, आप उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहे, सेंडर जो आपको बोले जा रहा है आप उसको ध्यान से सुन नहीं रहे। वो इसलिए नहीं कि डिस्टर्बेंस है, नहीं, क्योंकि आपने अपने माइंड को खुद से कहीं और डाइवर्ट कर रखा है, आप कुछ और काम करना चाह रहे हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आपसे सेंडर बात करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनना है कि सामने वाला बात कहना क्या चाहता है। जब आप उसको ध्यान से सुनोगे तो आप एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्स दोगे जो कि एक सेंडर चाहता है। तो यहाँ पर आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा वो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग चाहिए कि आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद है फोकस एंड अटेंशन। अब अंडरस्टैंडिंग करके आपने चीज़ों को सुना, ध्यान से आपने समझते उस चीज़ को सुना, तो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन भी उसके ऊपर जाएगा। अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा, प्रॉपर फोकस करके सुने, तो कहीं पर भी अगर वो कुछ भी गलती कर रहा है तो आप हर किसी भी बात को पकड़ सकते हो कि ये तुमने बीच में ऐसे कैसे बोला, यहाँ पे कोई इश्यू था क्या, ऐसे था, उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए आपको बहुत ईजी रहेगा। लेकिन अगर आपने कोशिश की कि उसको एक सिलेक्टिव लिसनिंग ना किया, उसको अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग नहीं की, तो कहीं ना कहीं आप अटेंशन भी नहीं दे पाओगे, और फोकस तो फिर आपको उसकी बात पे है ही नहीं, क्योंकि आप अपने माइंड से कुछ और काम कर रहे हो। फिर है आपका इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। जो आजकल की जनरेशन है उसमें जो सबसे ज़्यादा इशू है ना वो ये है
कि इमोशनल अवेयरनेस, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस इमोशंस में बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि वो पेरेंट्स से किसी बात को लेकर अगर उनके बीच में कोई डिबेट चल रही है, कोई इशू चल रहा है, तो वो उसके गुस्सा जो अपने फ्रेंड सर्कल पर निकाल सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल के बीच में कुछ भी हुआ है तो वो घर आके वैसा ही रवैया करते हैं कि मतलब फ्रेंड सर्कल में लड़ाई झगड़ा हुआ, घर आके पेरेंट्स से उन्होंने अच्छे से नहीं बात की, तो वहाँ पे वो कम्युनिकेशन क्या हो गया कि हमारा बच्चा इतना अच्छा बोलता था, आज ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे भी हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होकर डिफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। तो हमें हमारे इमोशंस को ध्यान में रखिए कि हमारा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसान के साथ कैसा रिलेशन है। ये हमारे पेरेंट्स है तो इनके साथ मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, इनके साथ मेरे कैसे इमोशंस जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को हमें माइंड में रखना है। तो यहाँ पे आपका इमोशनल अवेयरनेस मतलब आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट इमोशंस आपके अंदर होते हैं। हेट फीलिंग्स, लव फीलिंग्स, एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स आर देयर। कोई भी फीलिंग्स हो, आपको अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए और उन पर कंट्रोल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो और उसके अंदर आप सबसे ही गलत बोलो, सबसे ही अच्छे से ट्रीट ना करो, तो वहाँ पे आपका उस इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आपको यहाँ पे खुद पे कंट्रोल करना होगा, उसके बाद ही आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो दीज आर ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैरियर इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हम अपनी तरफ से इफेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के टाइम पे कौन कौन से बैरियर जो है वो आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल मीन्स क्या? फिजिकल से हम ये सोचते हैं कि फिजिकल जस्ट ओनली बॉडी। यस, फिजिकल इज जस्ट ओनली बॉडी। और बॉडी कौन सी? जो हमें दिखाई दे रही है। तो मतलब कोई भी थिंग, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, जो भी चीज़, जो भी किसी भी शेप, कोई भी बॉडी को हम देखते हैं, वो फिजिकल अपीयरेंस है। तो मतलब फिजिकल जो हमें दिख रहा है, वो आवाज़ किसी से भी हो सकती है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे आपके सामने ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये आपको फिजिकल दिख रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से साउंड करती हूँ, दिस इज फिजिकल बैरियर, कि मतलब मेरी आवाज़ को बोलने में बीच में ये साउंड हुई, तो यहाँ पे ये फिजिकल बैरियर है कि मेरे बीच में आप बात सुनने से रह गए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। मैंने आपको नेटवर्क इन कम्युनिकेशन बताया था, 5 टाइप के नेटवर्क्स के बारे में बात की थी कि कहीं पे सुपरवाइजर डायरेक्ट सबॉर्डिनेट से बात कर लेता और कहीं पर वो बात नहीं कर पाता। और जब वो बात नहीं कर पाते आपस में, तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेशंस निकल के आती है कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, इम्प्लॉयज होते हैं, उनके अंदर किसी न किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो अपनी बात डायरेक्ट सुपरवाइजर को नहीं बोल पाते। और बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं वो रूमर्स फैला देते हैं या फिर उनका और भी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कई बार काम नहीं करता। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए कि वो कौन सा नेटवर्क फॉलो करें, इसका वो ध्यान रखें। उसके बाद थर्ड है हमारा लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज का तो सबसे बड़ा इशू है नो डाउट कि डिफरेंट, हमारी जो इंडिया है इसके अंदर ही अलग अलग इतनी सारी बोलियां हैं, इतनी सारी लैंग्वेज हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पर। अब जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पर हूँ और अगर मुझे पंजाब या राजस्थान कहीं पे भी जाना पड़ जाए और उनकी पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है अगर वो मेरे सामने बोलने लगे तो शायद मैं उसको समझ ना पाऊँ। मुझे कुछ कहना है, वो कुछ बोल रहे हैं, और यहाँ पे फिर बैरियर यही आता है कि हम एक दूसरे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। उस केस में क्या होता है, या तो हमें नॉन वर्बल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि वर्बल में हम यूज़ करते थे लैंग्वेज, और नॉन वर्बल क्यों यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हम कुछ तो समझ जाते हैं उनकी पैरा लैंग्वेज से, इंटोनेशन से। अगर वो गुस्सा दिखा, मान लो वो गुस्सा दिखाकर कुछ बोले, कहीं ना कहीं हम ये भी समझ सकते हैं कि दे आर अब्यूजिंग, कि वो अब्यूज़ भी कर रहे होंगे यार, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इतना फ्रस्ट्रेशन वो दिखा रहे हैं, इतने ज़्यादा हाइपर वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर काम करता है कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। फिर है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर कैसे काम करते हैं, जस्ट लाइक कि किसी कल्चर के अंदर शॉर्ट्स डालना बहुत इजी गोइंग है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, शॉर्ट्स डालते हैं तो नॉट अ बिग डील। लेकिन कहीं पर शॉर्ट्स डालने पे एक अच्छा खासा बवाल हो जाता है। मतलब क्या है कि फिर वहाँ पे शॉर्ट्स उसने डाले, लड़की हो या लड़का, किसी ने भी शॉर्ट्स डाले, वहाँ पे इशू क्या आता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उसको एक अलग ही तरीके से देखते हैं कि इसको पहनने का नहीं पता, ये ऐसा है, इसको हम अपने यहाँ पे रेंट पे कमरा नहीं देंगे, ये ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं कल्चर बैरियर है, अदरवाइज इंटेंशन गलत नहीं होती। कल्चरल बैरियर हो सकते हैं कि वो अपने कल्चरल के अकॉर्डिंग, एक छोटा बच्चे से लेके वो एक 20-25 साल का जो अडल्ट हुआ है उसके अंदर क्या है कि उसने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग रहना सीख लिया, और सडन 20-25 साल के बाद आप किसी और कल्चर में जाते हो
तो वहाँ पे आपको इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर है इमोशनल बैरियर्स। वही मैं यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक से इसको उठा सकते हो कि इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं कि लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, कि मतलब वो अपने इमोशंस को जानते नहीं है। ये नहीं पता होता कि अगर तुम अभी गुस्से में हो तो थोड़ी बहुत देर किसी से बात ही मत करो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गुस्से में तो 4 बंदों के ऊपर आप चिल्लाओगे, चीखोगे, तब जाके आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। नो, वो आप कम्युनिकेशन को डिफेक्ट कर रहे हो। आप उस कम्युनिकेशन को जो है उसमें बैरियर इकट्ठा कर रहे हो, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम इश्यूज इकट्ठे हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे आपको इमोशनल अवेयर होना ज़रूरी है, तभी ये बैरियर जो है यहाँ पे स्टॉप होगा। फिर है एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर हम इससे रिलेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर से। एटीट्यूड बैरियर के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के नेटवर्क्स हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ कोई है, सुपरवाइजर कोई है। तो एटीट्यूड क्या है कि 4th क्लास एम्प्लॉय है, 3rd क्लास एम्प्लॉय है, वो काम तो 3rd क्लास और 4th क्लास पे करे, बट उसका एटीट्यूड इतना है कि वो क्यों डायरेक्ट बात करे। मतलब उसको ये लगता है कि जो मैनेजर है उससे बात ना करके मैं डायरेक्ट सुपरवाइजर से बात करूंगा। एटीट्यूड इतना है कि उसको बोला गया कि तुम जो है टेलीफोनिकली उनके पास कॉल ना करके एक मेल लिख दो, एक एप्लीकेशन लिख दो, बट वो एटीट्यूड शो कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि नहीं, मुझे तो डायरेक्ट बात करनी है और मैं डायरेक्ट जाऊँगा। और वो डायरेक्ट जाने का क्या तरीका होता है आपको पता है कि ये स्ट्राइक होती है, धरने दिए जाते हैं अलग अलग जगह पे। वो यही कोशिश करते हैं, वो उनको लगता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भारी पड़ सकती है हमारे सुपरवाइजर के ऊपर। तो उस चीज़ के लिए मतलब ये एटीट्यूड जो है वो बैरियर होता है। फिर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे फिजिकल बैरियर है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर से मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल जस्ट लाइक पीपल, पर्सन, ये सब जो है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक नॉन वर्बल है, किसी को कोई इंटोनेशन सही क्रिएट नहीं करने आती। सपोज कि कोई बात कहनी है वर्बल या नॉन वर्बल, उसको कहने का सही तरीका नहीं पता कि उसको कैसे कहनी है। जस्ट लाइक कि ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ क्या होता है कि वो वही करते हैं जो जिसको वो करता हुआ देखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं वो। जस्ट लाइक कि किसी बच्चे को उन्होंने देखा कि उसको भूख लगी थी लेकिन उसको खाना नहीं मिला, तो उसने क्या किया कि एक गिलास पानी पी लिया और उसको ये लगा कि अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब ऑटिस्टिक बच्चे ने क्या सीखा, उसने ये सीखा कि पानी पीने से भूख मिटती है। तो वो मतलब खाली बोतल को दिखा के ये कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन क्या वो इंटोनेशन ठीक थी? नहीं, क्योंकि उसे भूख लगी है तो उसे खाना मिलना चाहिए, ना कि पानी की बोतल से वो शो करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर कि आपकी नॉन वर्बल जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, वो इशू क्रिएट करता है कि कई बार जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सिंबल्स भी होते हैं आपके मोबाइल के अंदर, इमोजीज जो होते हैं डिफरेंट। कईयों को तो ये नहीं पता होता कि ये इमोजी किसके लिए होता है, बट वो भेज देते हैं बस देख के कि हाँ ये हंस रहा है तो ये हंसने वाला भेज दिया। एक होता है सिंपल स्माइली और एक होता है लाफ्टर करने वाला, तो उनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं पता होता। वो सिंपल स्माइल की जगह क्या पता वो लाफ्टर वाला भेज दो और सामने वाले को वो शायद बुरा लगे कि यार इतनी बड़ी तो बात नहीं थी कि ये दहाड़े मार के हंस रहा है, मतलब उसने इस तरह का इमोजी भेज दिया। फिर है टेक्नोलॉजी बैरियर। टेक्नोलॉजी बैरियर में क्या आता है कि जैसा कि ये कोविड-19 एपिडेमिक जो चला हुआ है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, बट फिर भी टेक्नोलॉजी बैरियर क्या होता है कि मीटिंग चल रही होती है या फिर कोई लेक्चर या वेबिनार कुछ भी चल रहा होता है, उसके बीच में अगर आपका सर्वर बिजी हो जाता है, बफरिंग हो जाती है, नेटवर्क इशू हो जाता है, तो आपका जो कम्युनिकेशन डायरेक्ट चल रहा हो तो वो कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बैरियर वहाँ पर इशू क्रिएट करते हैं। फिर है परसेप्शन बैरियर्स। परसेप्शन बैरियर्स क्या होता है कि इस दुनिया के अंदर सभी लोग जो है इंडिविजुअली डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। सपोज अगर मैं किसी से भी यहाँ पे पूछूं कि ये यहाँ पे सामने क्या दिखाई दे रहा है, कुछ बोलेंगे व्हाइट बोर्ड है, कुछ बोलेंगे कि ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर यूज किया हुआ, और कुछ ये भी बोल देंगे कि इसके ऊपर रेलिवेंट टॉपिक्स लिखे हो। मतलब सबका अपना अपना परसेप्शन है, कौन अपने परसेप्शन से क्या देख रहा है वो हमें क्लियर नहीं होता है। इसी तरीके से जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, मैं अपनी कोई बात सामने वाले से कहना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला परसीव किस तरीके से कर रहा है, उस बात को देख कैसे रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज कि मैंने एक जनरल सजेशन लेने के लिए सामने वाले से बात की कि मुझे स्टडी करनी है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं फ्यूचर में किस करियर में आगे बढ़ूँ, मुझे सजेशन चाहिए। सामने वाले ने क्या कहा कि मैं तो अच्छे से मास्टर डिग्री कर रहा हूँ अपनी, और इसके बाद मैं नेट क्लियर करूँगा और प्रोफेसर लग जाऊँगा। अब वो कह रहा है कि भाई तू अपनी क्यों बता रहा है, मुझे तो मेरे लिए बताना मैं क्या करूँ, लेकिन वो उसके ऊपर थोप रहा है, मतलब ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे परसेप्शन जो था सामने वाले रिसीवर का वो अपना था, और जो सेंडर था वो अपनी तरफ से अपना मैसेज कन्वे कर रहा था।
फिर है जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स जो सबसे मेनली इफेक्ट करता है वो किस चीज़ में इफेक्ट कर रहा है कि आजकल की तो टोन ही ऐसी हो गई है, वो बॉयज़ हो या गर्ल हो, एक तो अब्यूजिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है कि मतलब लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अगर अब्यूज़ कर रहे हैं तो लड़के सोचते हैं हम पीछे क्यों ना, वो उनसे ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो जेंडर बैरियर वो आ रहा है वो ये क्या है कि एक तो दोनों जो है, दोनों को अपनी इंटोनेशन का नहीं पता कि वो कहाँ क्या बोले। और कुछ तो ये भी है कि लड़कियां जो लड़कों की टोन में बोलना पसंद करती हैं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, वो करूंगा। तो मतलब वो क्या है कि जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर यहाँ जाके इशू क्रिएट होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंट बैरियर्स which we had discussed in it. Thank you and thanks for watching this video. Have a nice day.